Good morning, student. I am your biology teacher, Mr. Mohammad Saqib. So we will start our further characteristic of living organism. अभी तक हमने जो बात की थी वो दो तीन पॉइंट पे हमने बात की थी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था, क्योंकि हमने पहले ही बताया, पहले बायोलॉजी के बारे में हमने क्या बताया था वो आपको पता चला. फिर हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में, लाइफ के बारे में, लाइफ की डिफिनेशन, फिलोसफिकल डिफिनेशन एंड देन आपकी साइंटिफिक डिफिनेशन. तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की. फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट. अब देखो, जब कैरेक्टरिस्टिक वाला हमने पार्ट स्टार्ट किया तो कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट में हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक आपकी देखी थी जो आपके एनसीईआरटी में दी है. तो फर्स्ट उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में था. सेकंड आपका उसमें आपका वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था. डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज हम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बड़ी ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उनकी. ओके, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया. उसमें हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है ये उतना ज़्यादा हर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया था. कभी कभी कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल दे आर लिविंग. तो ऐसा नहीं है कि कुछ अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे दो ऑर्गेनिज्म तो वो नॉन लिविंग है. दे आर स्टिल लिविंग बट दे कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन. अब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म. ओके, लेट मी राइट इट हियर. Metabolism. And what is metabolism? Let me tell you about metabolism. Metabolism is the process of anabolic. This is a combination of anabolic and catabolic. So I can divide this metabolism into two parts: anabolism and catabolism. This is consist of anabolic reaction, this, and here is the catabolic reaction. So now we know what is मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अब ये यहाँ पे बड़ा समझने वाली बात चीज़ है कि आखिर ये एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और दोनों का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म क्या होता है. देखिए, अब मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं. हमारी बॉडी के अंदर, ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर, इवन वो सिंगल बैक्टीरिया जो आपका, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया जो आपका, वो एक प्लांट के अंदर बहुत सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता रहता है. अब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेटाबॉलिज्म. आखिर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? क्योंकि देखिए, रिएक्शंस अगर हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे चीज़ें टूटती रहती हैं. तो ये बनने और टूटने का काम हमारी बॉडी में चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है. हमारी बॉडी में सारी चीज़ें होती रहती हैं. ये सारी चीज़ें, जैसे हम अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लें, अब उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का. अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक चीज़ हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. अब आखिर फोटोसिंथेसिस में होता क्या है आपको पता होगा. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है. नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, एनर्जी स्टोर हो रही है. तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? चीज़ों के बनाने का रिएक्शन है. मीन दिस इज द रिएक्शन ऑफ storage of energy. This is the reaction of formation of bonds. This is the reaction of formation of bonds. यहाँ पे bonds का formation हो रहा होता है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है. ये आपकी बॉडी को बनाते हैं. ये प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ाते हैं. बात समझ में आ रही है? आप प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ओके, तो ये एनाबॉलिज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट. अब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, बट हमारी हाइट तो उतनी ही बढ़ती है ना जितनी
कंट्रोल में बढ़ती है, किनके बीच में, सारी चीज़ों के बीच में जो होता है कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो उतनी ही हाइट बढ़ेगी। ये नहीं कि आदमी बड़ा होता चला जाए, अमाउंट बढ़ता चला जाए, बड़ा होता चला जाए, नहीं, इसमें चीज़ों का ब्रेकिंग डाउन का भी प्रोसेस है। ये नहीं कि सिर्फ आपका वहाँ पे एनर्जी का एक्यूमुलेशन ही हो रहा है, ऑल्सो एनर्जी का भी ब्रेक डाउन ओवर देयर, वहाँ पे एनर्जी भी ब्रेक डाउन कर रही है। अब हम बात करते हैं आगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, अब ग्लूकोज तो बन रहा, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया। सिंपली हम समझ लें, हमने बताया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट तो बढ़ गया, बात समझ में आ रही है। अब ये प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता चला गया, अब इसकी क्या लिमिटेशन है, कोई नहीं जानता कि क्या किस लिमिट तक ये बढ़ेगा। लेकिन नेचर ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया कि इनके ब्रेक करने का सिस्टम भी अपने अंदर इवॉल्व कर लिया। अब वो उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, अब ये रेस्पिरेशन क्या होता है आपको मालूम है, इसमें ग्लूकोज जो होता है, ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्रेक कर जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक कर जाएगा, किसमें, CO2 प्लस H2O में, अगेन ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे बॉन्ड्स जो है अब वो आपके ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस है। तो एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म। तो सिंपली एक प्लांट के अंदर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या हुआ, यूज हुआ मतलब उसे जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस से यूज किया गया तो वहां से एनर्जी को रिलीज किया गया। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज इज द मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जब एनर्जी आपको देता है, दैट्स व्हाई यू कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस, यू कैन मूव। ये अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो तो इवन यू कैन नॉट मूव योर फिंगर। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होता है, ओके, ये हो गया आपका ब्रेक, और जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो अब समझ में आया क्या होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, क्या होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो आप लिविंग नहीं है। सारे रिएक्शंस आपकी बॉडी में जो हो रहे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, तो ये तो आपका हो गया एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हमने बताया। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक को आप समझने की कोशिश करें। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी है, इसका नाम है कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, कॉन्शियसनेस। तो अब देखो कॉन्शियसनेस होता क्या है। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हैं, हम अपने बारे में बात करें, प्लांट के बारे, चलो अमीबा के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी छोटे से एनिमल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे वाटर में बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप फिंगर से टच करेंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। वो कोई भी, आप, ये कॉन्शियसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मरना नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है? ये प्लांट है, प्लांट डेथ होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सरवाइव करना, वो चाहते हैं यहाँ पे रहना, वो चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करें। अब कॉन्शियसनेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमें समझना चाहिए। देखो कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। कॉन्शियसनेस का मतलब अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि स्टिमुलस, अगर आप टर्मिनोलॉजी समझते हैं, स्टिमुलस की टर्मिनोलॉजी, स्टिमुलस को जानते हैं, चलिए ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, बट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्टिमुलस इज द एनी फैक्टर और दिस इज द एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज, फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंटल चेंज विच लीड्स टू परफॉर्म ए रिस्पॉन्स, जो किसी रिस्पॉन्स के लिए को करवाता है। तो स्टिमुलस उसी को कहते हैं। स्टिमुलस
कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई केमिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है। तो ये क्या करते, इसकी वजह से क्या होता है कि आप मूव करते हैं, अचानक से आपके आइस के सामने एक हनी भी आ गई। अच्छा, आप ऐसे, हम मान लेते हैं मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अचानक आपके सामने एक हनी भी आएगी, आप क्या करेंगे वहाँ पे? आपके सामने आ गई, हमने हटाने की कोशिश की, ऐसे हटा दिया, एक रिफ्लेक्शन। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हर कोई सरवाइव करने के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने आप को वहाँ से उस इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश करता है, वहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी बुरी चीज़ उसको ख़त्म ना करे। वो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का एक्ट है। आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। आपने स्नैक को देखा, आप स्नैक की तरफ नहीं दौड़ेंगे, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे। आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया, आप हाथ को पीछे हटाएंगे, ना कि और उसको पुश करेंगे। ये चीज़ है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्शियसनेस। हम जो कुछ करने जा रहे हैं हमें मालूम है उसमें हमारा बेनिफिट होना चाहिए, कॉन्शियसनेस में यही चीज़ है। तो हर ऑर्गेनिज्म करता है। अगर हम बात करें, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी रिस्पॉन्स के लिए। अब ये रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब द मूवमेंट ऑफ बॉडी और द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म अगेंस्ट स्टिमुलस। जो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी आपकी परफॉर्म की जाए, उसी को हम कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हर किसी, हमने क्या होता है, हर किसी के पास ये कॉन्शियसनेस होता है, जिसको हिंदी में चेतना कहते हैं। तो वो होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, अब इतना तो आपके एनसीईआरटी में, पहले तो समझ लेते हैं, इतना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बात समझ में आ गई? इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर हम इसके फर्दर आगे जाने की कोशिश करें और चीज़ों को आगे बढ़ के समझने की कोशिश करें, तो इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि हम एनसीईआरटी तक ही पढ़ें, बहुत सारे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा थोड़ा हम और देख लेते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नीट और एम्स के लिए, जिससे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा और इंटरेस्ट, बायो में इंटरेस्ट बढ़ेगा। जितना डीप नॉलेज होगा उतनी मज़ा आएगी आपको बायो पढ़ने में। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपकी समझ में आएगा आखिर ये बायोलॉजी है क्या। तब आप कहेंगे कि दिस इज़ द ग्रेट ब्रांच ऑफ साइंस। आप एंजॉय करेंगे इसको, और आप कहेंगे कि आखिर जो आप बाहर निकलेंगे, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, किसी प्लांट को देखेंगे, एनिमल को देखेंगे, तो आपका जो देखने का नज़रिया है ना, वो चेंज हो जाएगा। आप समझ जाएंगे एक प्लांट को देखकर कि यार ये तो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि एक कोई दूसरा आदमी जो किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है वो उस चीज़ को नहीं देख पाएगा जिसे आप देख रहे होंगे। तो उस नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक है होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। होम्यो एक्चुअली वर्ड एक है जिसका मतलब होता है सम, और जिसका मतलब होता है स्टेबल। ये हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, चाहे वो सॉल्ट का हो, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो जो एनवायरनमेंट होता है हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में होम्योस्टेसिस का वाली कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी। उसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी ताकि वो वहाँ पे सरवाइव करे। उसकी बॉडी साल्ट एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर लेगी। उसकी बॉडी हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करती है जो हमारी बॉडी के अंदर। तो ये एक्चुअली होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन। अब जैसे मान लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखेंगे तो फिर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सारे रिएक्शंस स्लो डाउन होंगे, क्योंकि रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं वो उन रिएक्शंस के वो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के लिए किसी ना किसी एंजाइम की ज़रूरत होती है। अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से एंजाइम जो होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है।
वो कैसे उनकी जो प्रोडक्शन को बनाने की जो स्पीड होती है वो कैसे स्लो डाउन एंड फास्ट होती है। मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनका हमारी बॉडी का है। अब हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं किस टेम्परेचर पे काम सबसे ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, ऑफकोर्स 37 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करते होंगे। इसीलिए हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि इसको मेंटेन करने की, हमेशा चाहेगी कि कौन सा टेम्परेचर मेंटेन हो, 37। क्योंकि अगर 37 से स्लो नीचे डाउन हो गया या फिर ऊपर हो गया तो आपको मालूम है जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड स्लो, टेम्परेचर कम तो रिएक्शन की स्पीड स्लो। लेकिन टेम्परेचर जो इसका परफेक्ट जो टेम्परेचर होता है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो वाला। तो ये उसका फेवरेट टेम्परेचर। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट हमारी बॉडी का जिस पे हमारी बॉडी सबसे अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसी टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर या उसी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट या मेंटेन या स्टेबल रखने की कोशिश करती है। ओके, ये समझ में आ गया होम्योस्टेसिस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हीलिंग एंड रिपेयर, नंबर 7। हीलिंग एंड रिपेयर। अब देखते हैं हीलिंग एंड रिपेयर क्या है। अब ये देखो एक्चुअली हीलिंग एंड रिपेयर क्या है ना, ये हीलिंग एंड रिपेयर में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे कुछ सेल्स ट्रॉमेनाइज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, नाइफ से फिंगर कट गई, तो फिर कुछ सेल वहाँ पे ट्रॉमेनाइज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब वहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा एक होल बन गया आपकी बॉडी में, यहाँ पे ये पार्ट कट गया, बहुत सारी सेल रिमूव हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या, कुछ टाइम बाद वहाँ पे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो हमारी बॉडी में जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं तब तक ये रिएक्शंस होता रहेगा। रिएक्शंस हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, नई सेल बन रही है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और अब नई सेल बनेगी, नए टिश्यू बनेंगे, वो टिश्यू क्या करेंगे, उस प्लेस को फिल कर देंगे और आपकी जो बॉडी है या फिर जो ट्रॉमेनाइज सेल है, जो ट्रॉमेनाइज पार्ट है, उनका रिपेयर हो गया। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबके पास अपनी हीलिंग एंड रिपेयर की प्रॉपर्टी होती है, सबके पास अपने हील और रिपेयर करने की एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखें तो एक्सक्रीशन। अब नंबर 8 हम बात करें, ये लास्ट है, उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप उनके बारे में लिख लीजिएगा। अभी इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्सक्रीशन क्या है। अब देखते हैं एक्सक्रीशन, फिर से आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। ये मेटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ये उसे ब्रेक करने का काम करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब इन बॉन्ड्स के बनने और टूटने में बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, and those waste are very harmful, those waste are very toxic and they should be eliminated from our body। अब हमें उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। फॉर सिंपल, अगर हम बात करें डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, बात करें अमीनो एसिड के बारे में, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बात करें, जो प्रोटीन से अमीनो एसिड जब ब्रेक होगा उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि दोज आर वेस्ट एक्चुअली। So our body is not going to accumulate those waste products in our body. Our body will try to remove them. Do you understand what I'm saying? हमारी बॉडी कोई भी ऐसी चीज़ जो वेस्ट है उसको बॉडी में रखना ही नहीं चाहती, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, रखना ही नहीं चाहती। इवन कि हमारे बॉडी में अगर कोई ऐसा पार्ट आ गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो नेचर उसको धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर देगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है एक्सक्रीशन में। जैसे अब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, डीएमिनेशन हुआ, वहाँ पे उससे अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, उससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, उससे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, एंड दोज थिंग्स आर टॉक्सिक एंड waste product of our body. They should be eliminated from our body because there is no requirement of our body to perform any kind of thing. उनकी कोई ज़रूरत नहीं बॉडी में, हटा देते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी। तो ये तो प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन इज ए, आप
बड़े आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे लिविंग बॉडी हो, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो मैंने ह्यूमन का बस एग्जांपल लिया। अब यहाँ तक आपका हो गया। उसके अलावा भी आप एवोल्यूशन देखेंगे कि एक स्लो प्रोसेस होता है जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। आज हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी स्टडी करना इतना ज़्यादा कठिन हो रहा है, हर चीज़ के बारे में पता भी नहीं अभी हमें, हम हर सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन का। क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर ही है, आप जब जेनेटिक्स में पढ़ेंगे एवोल्यूशन का, तो एवोल्यूशन भी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, फटाक से नहीं हो जा रहा। जैसे कि हमने बात की ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, जिसमें आपका रिस्पॉन्स होता है, कुछ रिस्पॉन्स फास्ट होते हैं, स्लो, बट ये एवोल्यूशन बहुत स्लो टाइम होगा, मिलियन एंड बिलियन ईयर्स लग जाते हैं किसी एक छोटे से चेंज के लिए। हमारी बॉडी बनी है, बिलियन ईयर लग गए उसमें ह्यूमन को बनने में। ओके, और इसी तरह से एडाप्टेशन होता है, थोड़ा से वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एडाप्टेशन। एवोल्यूशन की तरह से, एवोल्यूशन से ही रिलेटेड है एडाप्टेशन, जैसे कि हम अपने आप को चेंज कर लें, किसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। जैसे कि एक एडाप्टेशन के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे वो आपके साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, अफ्रीका या फिर आपको मालूम है अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा उनकी स्किन कलर डार्क होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेडिएशन ज़्यादा पड़ता है सन का, और रेडिएशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्किन कैंसर के चांस होते हैं। तो उनकी बॉडी में नेचर ने क्या किया, नेचर ने उनको अडॉप्ट करवा दिया, या फिर उनकी बॉडी में मेलेटोनिन ज़्यादा पहुँचा दी, और मेलेटोनिन ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा बॉडी उनकी बच जाती है उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो उनके लिए बड़े हार्मफुल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एडाप्टेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, जैसे डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में हम बात करें, वहाँ पे पानी कम होता है लेकिन उनके अंदर एडाप्टेशन हो गया। कैसा एडाप्टेशन? अब वहाँ पे वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूरिया नहीं बन रहा, उनके अंदर अमोनिया नहीं बन रहा है। यूरिया एंड अमोनिया आर मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। उनके अंदर यूरिक एसिड बन रहा है, और यूरिक एसिड इतना, थोड़ा सा यूरिक एसिड अगर बना और वाटर का अमाउंट कम है बॉडी में, तो भी आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यूरिया और यूरिक अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर ये जो डिजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं, अगर उनकी बॉडी में यूरिक एसिड के बजाय यूरिक एसिड के बजाय अगर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनकी बॉडी को अमोनिया को निकालने के लिए उनकी बॉडी को ढेर सारा वाटर वेस्ट करना पड़ेगा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। बट वो वाटर को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख लेते हैं। ओके, इतना हो गया, ये आपका एडाप्टेशन है। तो एक्सक्रीशन हो गया, एवोल्यूशन, एडाप्टेशन, और लास्ट में डेथ। तो डेथ के बारे में जानते हैं। ये फुल स्टॉप होता है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ स्पेन का, जो लाइफ टाइम पीरियड चल रहा होता है उसका एक फुल स्टॉप लगेगा, कहीं ना कहीं लगना है उसको, आज ना कल वो लगेगा सबकी लाइफ में। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में ये प्रोसेस ज़रूर होता है डेथ का। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप आसानी से उनके अंदर देख सकते हैं, जो ये जब सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाए, और जब सारे रिएक्शंस, लाइफ प्रोसेस के रिएक्शन जब रुक जाए, तो इसका मतलब उस आदमी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ तक जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई, यहाँ तक आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। जितनी टॉपिक हमने इसमें कवर की उनको आप अच्छे से पढ़ें। कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू।